हेलो दोस्तों, आज की एक नई कहानी में और एक बहुत ही इमोशनल कहानी में आपका स्वागत है। अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और जिनको पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 45 साल की उम्र में भी अभी मेरा शरीर हट्टा कट्टा और एक जवान गबरू की तरह था। मुझे जवान लड़कियों का बड़ा चस्का था, जिनकी उम्र 14 से 15 साल हो, और जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ पर इसी उम्र की लड़कियाँ रहा करती थी। उन लड़कियों को देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी तरह एक दिन मुझे जब 15 साल की लड़की मिली तो मैं मौका नहीं छोड़ा और उसके साथ। मेरा नाम रमेश है और मैं एक दिल्ली के हाई क्लास सोसाइटी स्कूल में चौकीदार की नौकरी करता था। स्कूल में अमीर घराने के बच्चे पढ़ा करते थे, जो कि ज़्यादातर बिगड़े हुए होते हैं, जिन्हें अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं होता। स्कूल में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ा करते थे। लड़कों को और लड़कियों की दोस्ती में होना यहाँ पर आम बात थी और एक फैशन समझा जाता था, और उनकी दोस्ती ऐसी होती थी कि अपनी सारी हदें पार कर जाते थे। मैं भी लड़कियों को देखकर तड़पता था और सोचता था कि जैसे ही कोई लड़की मुझे मिले मैं उसे झपट लूँ। जहाँ मेरा कमरा था वहाँ एक छोटा सा कैमरा लगा था, लेकिन वह कैमरा ज़्यादातर ख़राब हुआ करता था। उस कमरे में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड वालों का ही कुछ सामान रखा होता था। रोज़ की तरह ही आज भी मैं अपनी ड्यूटी पर था। आज मेरे साथ वाला जो चौकीदार था वह नहीं आया था, इसलिए मेरे अकेले की ड्यूटी थी। जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी बाहर निकल कर आ गए, क्योंकि गर्मी बहुत थी। मैं भी यही चाह रहा था कि मैं जल्दी से स्कूल खाली हो जाए और मैं भी अपने घर जाऊं। जब सब बच्चे अपने घर चले गए तो मैंने सारे कमरों को जाकर चेक किया और सभी में लॉक लगाया। उसके बाद मैं अपने कमरे में आया, जहाँ से मैं हेलमेट लिया करता था, लेकिन आकर देखा तो उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा अंदर से लॉक होने के कारण मुझे बड़ी हैरानी हुई। आखिर अंदर कौन हो सकता है। फिर मैंने दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश की। तब मुझे वहाँ से बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जो बहुत ही गंदी थी और मुझे उकसा रही थी। यह आवाज़ सिर्फ एक शादीशुदा मर्द ही समझ सकता है। अंदर एक लड़का और लड़की थे, जिनकी ऐसी आवाज़ें आ रही थी। अब मुझसे ना रहा गया और मैंने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी बस फिल्मों में ही देखा था। अंदर एक लड़का और लड़की थे, जो बहुत ही अजीब सी अवस्था में थे, बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में थे। उन्हें देखते ही मेरे मन में एक हलचल सी हो गई। मेरा बदन थर थर काँपने लगा। मुझे देखते ही वह दोनों घबरा गए, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं था कि मैं आ जाऊंगा। उन्होंने अपना हुलिया ठीक किया। मैंने लड़की को देखा तो उसकी उम्र 15 साल की होगी और वह बिल्कुल मोम की गुड़िया की तरह लग रही थी। आज से पहले मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। मैं तो उसे उस वक्त बस यही भूल गया कि मुझे इसकी शिकायत आगे पहुंचानी चाहिए, ताकि इस तरह के बच्चों को स्कूल से निकलवाया जाए। लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मेरे मन में उसे देखकर एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। मेरे मन में ऐसी उथल पुथल थी जो 40 साल के मर्द के अंदर नहीं होनी चाहिए। वह लड़की मुझे देखकर कुछ डरी सहमी सी खड़ी थी। तभी अचानक उसे होश आया। उसने अपने कपड़े उठाए और अपने ऊपर पहनने शुरू कर दिए, लेकिन उससे पहले मैं उसे पूरी तरह देख चुका था। वह लड़का भी मुझे देखकर कांप रहा था। तब मैंने उन्हें डराने के लिए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की हरकत करते हुए। तुमने स्कूल को बदनाम करके रखा है। ये एक स्कूल है और पवित्र जगह है, ना कि क्लब, जो तुम्हें इसे अपनी बेहुदा हरकतों से इसे क्लब बनाकर रख दिया है। मैं लड़की को भी डांट लगाया, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी कम उम्र में तुम इस तरह के काम करती हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कहा अभी मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करता हूँ। इतना सुनते ही वह लड़का मेरे पैरों में आकर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा हमें माफ़ कर दीजिए, हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और यह मेरी बचपन की मंगेतर भी है। मैंने फिर से कहा कि अगर यह तुम्हारी मंगेतर है तो तुम्हें क्या इसके साथ ऐसी हरकत करनी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र अभी तक उस लड़की की तरफ ही टिकी थी। लेकिन मैं गुस्सा लड़के की तरफ देखकर कर रहा था। मैंने उसे थोड़ा सा और धमकाया कि यह सब यहाँ पर नहीं चलेगा। तब वह कहने लगा आप किसी भी तरह इस बात पर प्लीज़ पर्दा डाल दीजिए, हमारी इज्जत का सवाल है। मेरे पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं और इसके भी हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी मुँह मांगी कीमत ले सकते हैं। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आप जितना चाहेंगे मैं उतना पैसा ला कर दे दूँगा। पैसों की बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उस लड़के से कहा
कि क्या तुम मुझे रिश्वतखोर समझते हो? तब वह लड़का कहने लगा, फिर आपको हमसे और क्या चाहिए? मेरी नज़र तो उस लड़की पर टिकी थी और मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। मेरे अंदर हर एक हरकत जन्म लेने लगी थी। मैं उन्हें और ज़्यादा धमकाने की कोशिश करने लगा था। मैंने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उनकी तरफ करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच लेता हूँ और प्रिंसिपल को दे दूँगा। इतना सुनते ही लड़की मेरे पैरों में गिर गई और जैसे ही वह झुकी, मुझे उसकी गोरी गोरी कमर दिखी, जिसे देखकर तो मैं काबू ही नहीं कर पा रहा था। अब तो मेरे मन में एक शैतानी ख्याल आने लगा था। उस कमरे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उन्हें डराना और धमकाना बहुत आसान था। मैं थोड़ा सा पीछे हटा और कहने लगा, इसका तो अब एक ही इलाज है। अगर तुम अपना करियर बचाना चाहते हो तो इसका एक इलाज मेरे पास है। वह दोनों उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। कहने लगे, आप जैसा चाहें आप हमें बताएं, हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। तब मैंने उस लड़के से कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो काम तुम इस लड़की के साथ कर रहे थे वह मैं भी इसके साथ करूँगा। इतना सुनते हुए लड़का थोड़ा सा पीछे हट गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और गुस्से में उसने मुझसे कहा कि अपनी उम्र देख लीजिए, आप यह क्या कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है ये सब कहते हुए? तब मैंने गुस्से से कहा कि जो तुम कर रहे थे क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? क्या तुम्हारी उम्र है ये सब करने की? तुम अच्छाई की बातें ना ही करो तो अच्छा है। तुम्हारी अच्छाई मैं देख चुका हूँ, तुम्हारी शर्म मैं देख चुका हूँ। जब तुम इस लड़की के साथ यह सब कर सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझ में क्या बुराई है? इतने में लड़का उस लड़की के आगे कर खड़ा हो गया और मुझे धमकाने लगा। कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी उम्र देखो, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बच्चे होंगे। वह मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था। कहने लगा, यह मेरी मंगेतर है, यह मेरी इज्जत है और मैं तुम्हें इसे हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। तब मैंने कहा कि तुम्हारी इज्जत कल स्कूल में नीलाम होने वाली है। मैंने अपने मोबाइल पर हाथ लगाया और कहा कि यह फ़ोटो सिर्फ एक क्लिक में प्रिंसिपल के पास पहुंच सकती है। तुम्हारी बदनामी होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। न जाने क्यों मेरे अंदर इतनी दरिंदगी और इतनी हैवानियत कहाँ से आ गई थी। मैं जो नहीं चाह रहा था मैं वह भी बोल रहा था। मेरा ज़मीर मर चुका था, लेकिन वह लड़का टस से मस नहीं हो रहा था। वैसे तो ऐसे गुस्से से देख रहा था कि कैसे इस बूढ़े से हम लोग छुटकारा पाएं। इसलिए वह मेरी तरफ झपटा, लेकिन मैंने तुरंत धक्का दे दिया। मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर था और मैं उनसे इस तरह से हारने वाला भी नहीं था। जब वह दूसरी बार झपटा तो मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैंने उसे गर्दन से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। अब बस कमरे में मैं और वह लड़की थी। मैं धीरे धीरे उस लड़की की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वह भी पीछे की तरफ हटी थी और दीवार पर जाकर सिमट सी गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मिन्नतें करने लगी कि आप तो मेरे बाप के समान हैं, आप मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड हैं और सिक्योरिटी गार्ड का काम तो हम जैसे बच्चों की रक्षा करना होता है, ना कि इज्जत को ख़राब करना। मैंने गुस्से से इस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, मेरा समय मत बर्बाद करो, और कितनी अच्छी हो और कितनी शर्म है तुम्हारे अंदर यह तो मैं देख ही चुका हूँ, इसलिए मुझे मेरा काम करने दो। तो वह लड़की कहने लगी, अंकल आपके घर में भी तो बेटी होगी, आपको उसका वास्ता है, प्लीज़ मेरी इज्जत को बर्बाद मत करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं बर्बाद हो जाऊँगी, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा, गुनाह तो गुनाह होता है, एक बार किया हो चाहे 2 बार किया हो, और तुम मुझे अच्छाई का पाठ ना पढ़ाओ तो तुम्हारा अच्छा है। तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम क्या कर रही हो तुम खुद जानती हो। बाहर वह लड़का दरवाजे को पीट रहा था और इधर मेरे अंदर शैतान जागता जा रहा था। वैसे तो लड़का 15 साल का था, लेकिन इतने गुस्से से दरवाज़ा पीट रहा था जैसे कोई ताकतवर इंसान हो। 15 साल की उम्र में भी उसमें इतना जोश था, मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं थी। मुझे तो यह भी परवाह नहीं थी कि मेरे घर में मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मेरी एक 8 साल की बेटी है। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, सिर्फ मेरा दिल काम कर रहा था। मैं उस 15 साल की लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, क्योंकि मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और मैं कई महीने से इस चीज़ के लिए तरस भी रहा था। तो शायद उसी का असर था। उस लड़की को देखते ही मेरे मन में उसे अपनी हवस का इच्छा पूरी करने की जाग उठी थी, और फिर उसके बाद मैंने वह सब किया जो एक प्रेग्नेंट औरत के मर्द और एक 8 साल की बेटी के बाप को शोभा नहीं देता। और उसके बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वह लड़का एक जख्मी शेर की तरह आंखें लाल किए मुझे गुस्से से देख रहा था, और मैं बदहवास अपने कपड़ों को ठीक करता हुआ कमरे से बाहर निकला। उसकी नज़र मुझ पर ही टिकी थी
लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज किया। मैं जानता था कि वह बहुत छोटा है, उसे आसानी से डराया धमकाया जा सकता है, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैंने उससे कहा कि आज जो भी स्कूल में हुआ है उसके बारे में ना तो मैं ही कुछ जानता हूँ और ना ही तुम कुछ जानते हो। इस बात को बस यहीं पर ख़त्म कर देना। अंदर जाओ, तुम्हारी महबूबा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वह बहुत थक चुकी है और अब तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाएगी। उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। मैं एक शैतानी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उस लड़के ने मेरा गिरेबान पकड़ा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा कि मेरा चेहरा अच्छी तरह से याद कर लो। अब ये चेहरा तुम्हें हर रात सपने में डराने वाला है। मेरा नाम रवि है। आज मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि जैसे तुमने आज मेरी मोहब्बत को बर्बाद किया है, ऐसे ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूँगा। उसके बाद वह लड़का उस कमरे में चला गया। एक पल के लिए तो उसकी आंखें देखकर मैं डर ही गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा यह चूहा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और वैसे भी मोबाइल में उन दोनों की फ़ोटो अभी तक मेरे पास मौजूद थी और मेरे दिमाग में यह बात थी कि अगर यह लड़का मेरा कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश करता है तो मैं इसकी वीडियो दिखाकर इसे डरा धमका सकता हूँ। लेकिन मेरी सोच शायद गलत थी। बड़े से बड़े गुनाह की सज़ा भी बड़ी से बड़ी होती है और वह भी इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। इसके बाद अगले दिन मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय था। जैसे मैं स्कूल में गया तो स्कूल का माहौल बड़ा ही अजीब सा था। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। वह लड़का और लड़की शायद अभी भी उस कमरे में थे। मेरे दिमाग में आया कि कहीं उन दोनों बच्चों की हरकतें पकड़ी जा चुकी हैं या उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। इसी वजह से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल है। थोड़ी और अंदर गया तो मुझे पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज़ें आ रही थी। हर तरफ मायूसी का आलम था। मुझे पता चला कि उस लड़की ने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। उस लड़की का शरीर पोस्टमार्टम के लिए जा चुका था। बस ज़मीन पर उसका नक्शा सा बना हुआ था। पहली बार मुझे अपने जुर्म का एहसास हो रहा था। इसके तुरंत बाद प्रिंसिपल ने मुझे आवाज़ लगाई और अपने कमरे में बुलाया। मैं तो थर थर काँप रहा था। मुझे लग रहा था कहीं मेरा जुर्म पकड़ा तो नहीं गया है। प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि जब तुम स्कूल से आखिरी बार घर गए थे तो क्या ये लड़की स्कूल में थी? तब मैंने उनसे घबराते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं स्कूल पूरा चेक करके गया था, हर एक कमरे को अच्छे से देखा था, लेकिन ये लड़की तब वहाँ पर नहीं थी। मुझे पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि अभी तक किसी को मुझ पर शक नहीं था। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि हो सकता है शायद वह कहीं छुप कर बैठी हो, तो मैं कह नहीं सकता। प्रिंसिपल ने मेरी बातों को सुना और फिर मुझे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मैं जानता था कि जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी मेरा भांडा खुल जाएगा। इसी घबराहट के साथ मैं अपने घर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं घर गया, घर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बीवी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी। मुझे हैरानी हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो वह रो रही है। इतने में वह कहने लगी कि हमारी बेटी स्कूल गई थी, वहाँ से उसे एक लड़का अपने साथ उठा कर ले गया है, सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आया है। इतना सुनते ही मैं समझ चुका था कि वह लड़का कौन है और किसने ये हरकत की है। मेरी गलती की सज़ा शायद मुझे अभी मिलने वाली थी। मुझे इस लड़के की धमकी याद आने लगी थी। मैं समझ चुका था कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं एकदम से ज़मीन पर गिर गया। मुझे हद से ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। मेरी बीवी कहने लगी, जाओ मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, मुझे मेरी बेटी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस गलती की सज़ा मेरी बेटी को मैं नहीं चाहता कि मेरी इस गलती की सज़ा मेरी बेटी को मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने रोते रोते अपनी बीवी को सारी सच्चाई बता दी कि मैंने क्या किया है। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उससे कुछ छुपा भी नहीं सकता था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और अगर अब मैं अपनी गलती का इजहार ना करता तो मेरा अंदर ही अंदर दम घुट कर रह जाता। जैसे ही मेरी बीवी ने यह सब सुना तो हक्का बक्का रह गई। मुझे हैरानी से फटी हुई आंखों से देखने लगी। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, बेगैरत इंसान, मुझे नहीं पता था तेरे अंदर एक जानवर बसता है। तुझे ऐसी हरकत करते हुए शर्म कैसे नहीं आई? तेरी अपनी खुद की 8 साल की बेटी है, तेरी बीवी दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है और तूने एक 15 साल की लड़की की इज्जत को रोन डाला। मुझे मेरी बेटी चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। अगर तुमने मेरी बेटी को मुझसे नहीं मिलवाया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकवा दूंगी। मुझे उस लड़के का घर बताओ, मैं उस लड़के के घर खुद जाऊंगी।
उससे मिन्नतें करूँगी, उससे भीख मांगूंगी अपनी बेटी की इज्जत की, और उससे कहूँगी कि मेरे पति की गलती की सज़ा मेरी मासूम बच्ची को ना दो। तब मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं नहीं जानता वह लड़का कहाँ रहता है, लेकिन मैं पता लगा सकता हूँ कि वह कहाँ का है। मैं तुरंत भागा, जैसे कि पागल दीवाना सा भागता है, लेकिन तुरंत ही मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कॉल उठाया तो कॉल उस लड़के का ही था। उसकी आवाज़ सुनकर तो मेरे चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई। मैं बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। फिर वह लड़का कहने लगा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें जीते जी मार दूंगा। तुम्हारी बेटी मेरे कब्ज़े में है और मुझे सहमी हुई नज़रों से देख रही है, जैसे कि मेरी चाहत मेरी मंगेतर तुम्हें देख रही थी जब तुम इंसानियत भूलकर दरिंदे बन गए थे। एक ऐसे कुत्ते बन गए थे जो कि सामने हड्डी को देखकर पागल सा हो जाता है। समझो कि आज तुम्हारी सज़ा का हिसाब होने वाला है। आज तुमने मेरी मंगेतर को नहीं, मुझे मारा है, और एक मरा हुआ इंसान बिल्कुल भी अपने बस में नहीं होता। आज मैं भी अपनी हैवानियत की हदें पार कर अपना हिसाब चुकता करूँगा और तुम्हें ऐसा सबक दूंगा कि तुम ना तो जी पाओगे और ना ही मर पाओगे। तुमने तो मेरी मंगेतर के साथ बस कुछ लम्हे ही बिताए थे, लेकिन मैं तो हर रोज़ तुम्हारी बेटी के साथ यह काम करूँगा। उसका रोज़ वीडियो बनाऊँगा और तुम्हारे मोबाइल पर भेजूँगा। और इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, माफ़ी मांगता, उसने फ़ोन ही काट दिया। मैं वहीं पर फ़ोन के साथ धड़ाम से गिर पड़ा। मेरी बीवी भी यह सब सुन रही थी। वह भी चक्कर खाकर नीचे गिर गई। उसके बाद उसने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि घर में आना हो तो मेरी बेटी को लेकर ही आना। उसके बाद मैं पागल सा सड़कों पर घूमता रहा। लोग मुझे सब पागल समझ रहे थे। मेरी जैसी हालत थी पागल से भी बदतर थी। मैंने हर जगह रिपोर्ट लिखाई, लेकिन मेरी बेटी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला और ना ही वह लड़का मुझे कहीं मिला। किसी तरह मैं उसका घर ढूंढते ढूंढते उसके घर गया। उसका बाप एक रईसज़ादा था। उसने भी मुझे धक्के मार कर वहाँ से निकलवा दिया। उसके बाद जब मैं घर आया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी, शायद मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं अपने गुनाहों पर जितना रोता उतना कम था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं गुजरा वक्त वापस नहीं ला सकता था। मेरी एक गलती ने पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया था। मेरी ज़िंदगी अब नर्क से कम नहीं थी। मुझे भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया, वह भी उम्र कैद के लिए। गम और मेरे गुनाहों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मेरा शरीर बिल्कुल लटक चुका था। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैं पल पल पछतावे की आग में जल रहा था। हर पल अपनी बेटी को याद करके रोता था। 7 साल हो चुके थे मुझे सज़ा काटते काटते, और यह सज़ा मेरे लिए मेरे जुर्म के मुकाबले बहुत कम थी। मुझे हर रात मेरी बेटी की चीखने की आवाज़ें आती थी और मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगता था। भगवान से दुआ करता था कि मेरी बेटी को मेरी किए की सज़ा ना दे। आज मेरी बीवी 7 साल बाद मुझसे पहली बार जेल में मिलने आई थी। उसको देखते ही मैं रोने लगा। मैंने कहा, मैं नहीं जानता था कि मेरी एक गलती की सज़ा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ेगी। मैं माफ़ी के हकदार नहीं हूँ। मेरे लिए जितनी सज़ा है वह कम है। मैं अपनी नज़रों में गिर गया हूँ। मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तब वह कहने लगी, शुक्र करो कि भगवान को मुझ पर तरस आ गया और तुम्हारे किए की सज़ा मेरी बेटी को नहीं मिली और वह बच गई। इतना सुनना था कि मैं हैरानी से अपनी बीवी को देखने लगा। तब वह कहने लगी, मैं चाहती तो तुम्हें ये सब पहले भी बता सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तू अपने गुनाहों की सज़ा को भुगते और तुम्हें एहसास हो कि किसी की बेटी की इज्जत को रोना कैसा होता है। उस लड़के ने तो उसी दिन उसे मेरे घर पर भेज दिया था। वह एक शरीफ और इज्जतदार लड़का निकला जिसने तुम्हारे गुनाहों की सज़ा तुम्हारी बेटी को नहीं दी। वह तुम्हारे जैसा दरिंदा नहीं था। मैं तुम्हें बस तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी। यह सब सुनकर मैंने अपना सर जोर से दीवार पर पटका और कहा, भगवान तेरा शुक्र है, तूने मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को नहीं दी। मैं तेरा जितना शुक्रिया अदा करूं वह भी कम है। अब मैं अपने जुल्म की सज़ा को खुशी से खुटी काटने को तैयार हूं। मैं इसी सज़ा के लायक था। अब मैं हर रोज़ भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे जैसे दरिंदे से मासूम बच्चियों को बचा कर रखे। याद रखे कि हर गुनाह की सज़ा इसी जन्म में मिलती है। ऊपर वाले ने तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दी है तो इसे अच्छे से जियो और जीने दो। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट छोड़ेगा। आप कहानी को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए फिर ऐसी ही कहानी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।